नमस्ते बच्चों। तीसरे पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे तीसरा पाठ, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। हम ये पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। अब यहाँ आते हैं हम रासायनिक समीकरण पर। जब बच्चों कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जस्ते का चूर्ण मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है? कॉपर, जिसे हम तांबा भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है बच्चों? नीला। और अभिक्रिया के पश्चात जो बन रहा है जिंक सल्फेट, उसका रंग कैसा होता है? रंगहीन। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों के रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया क्या लिया हमने? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो लिख दिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, प्लस उसमें क्या मिलाया? जस्ते का चूर्ण। ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है दोनों, और इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्लस तांबा। ये दोनों क्या है? उत्पाद। इस प्रकार शब्दों के रूप में दर्शाई गई रासायनिक अभिक्रिया को हम शाब्दिक समीकरण कहते हैं। इस शाब्दिक समीकरण को हम और भी सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वो देखते हैं कैसे? संकेतों का उपयोग करके। तो कॉपर सल्फेट के लिए हम CuSO4, ये उसका सूत्र है कॉपर सल्फेट का। जस्ते का सूत्र है Zn। तो कॉपर सल्फेट प्लस जस्ता गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। इस तरह से हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की गई अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं बच्चों। एक तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण का लेखन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। अगला टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण का लेखन। तो रासायनिक समीकरण का लेखन करते समय अभिकारी पदार्थों को हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा दाहिनी तरफ लिखा जाता है। यहाँ देखेंगे ये दोनों क्या है? अभिकारी पदार्थ बाईं तरफ लिखा गया। ये दोनों क्या है? उत्पाद, जिन्हें किधर लिखा गया? दाहिनी तरफ। अभिकारी पदार्थ और उत्पाद दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे तीर का निशान है। और साथ ही साथ बच्चों, अगर अभिकारी पदार्थों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह से अगर उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में भी धन का चिन्ह लगाया जाता है। और दोनों के बीच में, यानी अभिकारी पदार्थ और उत्पाद दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और तीर की दिशा हमेशा उत्पाद की तरफ होनी चाहिए। हमेशा उत्पाद की तरफ होनी चाहिए, जिससे क्या पता चलता है? रासायनिक अभिक्रिया किधर से किधर की तरफ हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को और सुस्पष्ट व्यक्त करने के लिए सभी पदार्थों की अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। जैसे ठोस के लिए
एस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, द्रव के लिए एल चिन्ह का उपयोग किया जाता है और गैस के लिए जी चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और अगर जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए स्मॉल लेटर में AQ इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम इसी चीज़ को देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिखा हुआ है। इस जलीय विलयन के लिए यहाँ इस समीकरण में देखिए, समीकरण नंबर 1 में कॉपर सल्फेट और यहाँ पे AQ लिखा है। AQ यानी जलीय विलयन प्लस जस्ते का चूर्ण, जस्ता किस रूप में, ठोस रूप में, इसलिए यहाँ लिख दिया S। और सभी ये संकेत जो है स्मॉल लेटर में ही रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या बना, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ZnSO4 AQ लिखा है यानी जलीय विलयन प्लस Cu कॉपर प्राप्त होता है, वो किस रूप में प्राप्त होता है, ठोस रूप में, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे S। बच्चों, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होते समय उत्पाद को यदि हम ऊष्मा देते हैं तो उसे किस रूप में दर्शाया जाता है। ऊष्मा देते हुए दर्शाने के लिए हम तीर के निशान के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह बना देते हैं। जैसे इस समीकरण नंबर 2 में देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का संकेत है। इसको ऊष्मा देते हैं, यहाँ पे चिन्ह बना दिया त्रिभुज का। ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साथ ही बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे ऐसा तीर का निशान ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है गैस बन रही है जो कि बाहर निकल रही है, इसलिए तीर का निशान ऊपर की तरफ है। अगर अवक्षेप बनता है तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए हम तीर का चिन्ह ऐसे नीचे की तरफ लगा देते हैं। यह अवक्षेप को दर्शाता है और ये किसको दर्शाता है, गैस को। उसके बाद अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के होते समय ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम कैसे दिखाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे ये अभिक्रिया है समीकरण नंबर 3 में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब जस्ते का चूर्ण मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है, उसका जलीय विलयन प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है, प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकल रही है तो प्लस ऊष्मा भी लिख सकते हैं या फिर प्लस उष्णता भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखेंगे, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने में विशिष्ट तापमान, विशिष्ट दाब या उत्प्रेरक काम में आता है तो उसे भी रासायनिक अभिक्रिया में अंकित किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, वनस्पति तेल। उससे जब वनस्पति घी तैयार किया जाता है तो तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और साथ ही साथ बच्चों निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य होती है, जिसके कारण वनस्पति तेल का रूपांतरण किस में हो जाता है, वनस्पति घी में। जैसे यहाँ देखेंगे, वनस्पति तेल किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, इसलिए L लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस रूप में, गैस रूप में है, और तीर के निशान के ऊपर तापमान लिख दिया। कितने तापमान पे, विशिष्ट तापमान है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए वहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना आवश्यक है। और निकेल उत्प्रेरक है इसलिए यहाँ लिख दिया निकेल उत्प्रेरक। और वनस्पति तेल का रूपांतरण किस में हो जाता है, वनस्पति घी में। अब घी कौन सी अवस्था में, ठोस में, इसलिए यहाँ पे S लिखा गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होते समय अभिकारी पदार्थ या उत्पाद की कोई विशिष्ट स्थिति है तो उसे भी दर्शाया जाता है। संकेत यानी सूत्र जो है उसी के नीचे उसे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर 6 में,
तांबे की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है बच्चों, और नाइट्रिक अम्ल कैसा है? सांद्र, तो इसलिए यहाँ नीचे सांद्र करके लिख दिया गया। तो कॉपर की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो विषैली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे उसकी विशिष्ट स्थिति है, उसे यहाँ पे लिख दिया गया है सूत्र के नीचे। उसी तरह से अगले सूत्र में देखिए, तांबे की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे HNO3 कैसा है? तनु, तो तनु है इसलिए उस सूत्र के नीचे यहाँ पे तनु लिख दिया गया। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको याद करने हैं बच्चों, समझ करके याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें समीकरण को लिखना है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण का लेखन कैसे करते हैं वो पढ़ा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।